आप सभी लोगों का टी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल आप सभी लोगों के लिए फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, इसका क्या इसके कॉजेज हैं, क्या कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये क्रिएट होती है कंडीशन। तो एनीमिया क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें एनीमिया क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, या तो किसी भी फैक्टर की वजह से किसी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए, क्लियर है, इस वजह से, या फिर हमारे अंदर ब्लड का लॉस हो जाए इस वजह से। तो डिफरेंट या फिर कोई ना कोई एंटीबॉडी बन जाए हमारी बॉडी के अंदर, जिस वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसी भी विटामिन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी भी फैक्टर की वजह से, और एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाए, या फिर हम अच्छे से पेशेंट का इनटेक अच्छा नहीं है किसी भी विटामिन मिनरल का, या फिर पेशेंट के अंदर डिमांड ज़्यादा है, तो इन वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया की, कि पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है। और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के रिगार्डिंग, पर्नीशियस एनीमिया क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। आपके मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में पर्नीशियस एनीमिया आता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी आता है, और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी आता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर काउंट किए जाते हैं। मेगलो मतलब होता है लार्ज होना, किसी भी साइज का लार्ज हो जाना मतलब मेगलो, और ब्लास्टिक मतलब इमेच्योर। तो इमेच्योर सेल्स का इलार्जमेंट हो जाता है, वो अपनी मेच्योर फेज तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं यूट्यूब पे @टी नर्सिंग क्लासेस पे, और जो भी साथी नए हैं उनको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले वो आपको मिलेगा। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या चीज़ है दोस्तों, ये एक प्रकार की टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। कौन से टाइप की रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पर्नीशियस एनीमिया के अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। कौन सी दोस्तों, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्नीशियस एनीमिया में कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर बात करते हैं कि पर्नीशियस एनीमिया कैसी रिएक्शन है, ऑटोइम्यून। कैसी रिएक्शन है, ऑटोइम्यून रिएक्शन है एक प्रकार की। तो इसमें इसकी क्या पैथोजेनेसिस है, क्यों ये कंडीशन होती है। तो 3 टाइप की एंटीबॉडी बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर। कितने टाइप की एंटीबॉडी बन जाती है, 3 टाइप की, जिसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़। टाइप फर्स्ट को ब्लॉकिंग एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है, विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर से नहीं जुड़ने देती। हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में विटामिन B12 डेफिशिएंसी में, उसमें क्या हो रहा था दोस्तों, आप जब फूड के साथ विटामिन B12 इंटेक करते हैं तो आपकी सलेवरी ग्लैंड से एक हिपेटोकोरिन नाम की प्रोटीन रिलीज होती है, वो जुड़ जाती है आपके विटामिन B12 से। फिर वो आपके स्टमक तक जाती है। स्टमक के अंदर पैराइटल सेल है, वो सीक्रेट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर। अब क्या होता है, जो आपका विटामिन B12 हिपेटोकोरिन से जुड़ा हुआ है, बाइंड हुआ है, वह जाएगा डुडेनम में। डुडेनम में पेनक्रियाज एक रिलीज करती है, एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस। वह क्या करता है, विटामिन B12 और हिपेटोकोरिन को अलग कर देता है। क्लियर है, इन दोनों दोस्तों को अलग कर देता है, और फिर उस जैसे हिपेटोकोरिन अलग होता है तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर जुड़ जाता है। क्लियर है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ आके जुड़ता है, डुडेनम के अंदर आके जुड़ता है विटामिन B12 से, क्योंकि पहले विटामिन B12 से स्टमक के अंदर हिपेटोकोरिन जुड़ा होता है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि आपकी सलेवरी ग्लैंड रिलीज करती है। बट अब ये विटामिन B हमारे अंदर एक ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर से नहीं जुड़ने देती,
और जब तक विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से नहीं जुड़ेगा वह एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो पहला टाइप तो ये हो गया, एक फर्स्ट टाइप की एंटीबॉडी ये होगी। सेकंड टाइप की एंटीबॉडी क्या होती है, इसको बाइंडिंग एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। ये अब आपके यदि मान लो क्लाइंट के अंदर, पर्सन के अंदर विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर जुड़ गए, क्लियर है दोस्तों, ड्यूडेनम के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 जुड़ गए, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इनको कहाँ एब्जॉर्प्शन होना होता है, आपको बताया गया था कि टर्मिनल इलियम के वाले पार्ट के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का। तो वहाँ पे एक प्रकार का रिसेप्टर होता है जिसका नाम है कुबिलिन रिसेप्टर। ये क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है टर्मिनल इलियम वाले पार्ट में। बट ये एंटीबॉडी क्या करेगी दोस्तों, इस विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स को कुबिलिन रिसेप्टर से नहीं बाइंड होने देगी। क्लियर है, बाइंड नहीं होने देगी, बाइंड को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एंटीबॉडी टाइप 2। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बन जाती है हमारे अंदर, जिसको एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। एंटी पैराइटल सेल मतलब पैराइटल सेल पता है आपके स्टमक में होती है, वो क्या करती है, HCl बनाती है और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाती है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर, अब एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी मतलब ये पैराइटल सेल के जो वर्क है, फंक्शन है, उसको इफेक्ट करेगी। तो ना तो इंट्रिंसिक फैक्टर का सिंथेसिस होगा, जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो आगे जाके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, क्योंकि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है, इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से 3 टाइप्स की क्या बनती है दोस्तों, इसमें एंटीबॉडी बन जाती है, जिस वजह से पर्नीशियस एनीमिया डेवलप होता है। समझ में आया आपके कि पर्नीशियस एनीमिया क्या चीज़ है, इसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है दोस्तों, ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है। वो 3 टाइप से होती है, इन तीनों में से किसी भी टाइप की हो सकती है। और पर्नीशियस एनीमिया में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्लिनिक फीचर, जब पेशेंट आपके पास आएगा तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन सी शिकायतें वह लेके आएगा। तो उसके अंदर आपको पेलर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा विटामिन B12 का। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो दोस्तों आपको मैंने बताया है, जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी पढ़ाया प्रीवियस लेक्चर, जाइए उसको ज़रूर देखिए। अगर वह आपको समझ में आएगा तभी आपके पर्नीशियस एनीमिया क्लियर होगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्या करती है, आपके RBC, प्लेटिलेट और WBC को मेच्योर करती है। और जब तक मेच्योर नहीं होंगे RBC, WBC, प्लेटलेट, तब तक आपके जो हीमोग्लोबिन है वो भी नहीं बनेगा। तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेलर, फटिगनेस, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा आपका हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन बना ही नहीं है। और बीफी टंग हो जाएगी, जैसे बीफ होता है, बीफ मतलब मांस, ठीक है, तो बीफी टंग हो जाएगी, एकदम बीफी टंग देखने को मिलेगी जब आप क्लाइंट का टंग चेक करोगे। और टंग कैसी हो जाएगी, एट्रोफिक मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ग्लोसाइटिस हो जाएगा, मतलब टंग का इन्फ्लामेशन कहलाता है दोस्तों ग्लोसाइटिस। और ओरल म्यूकोसा का स्टोमेटाइटिस, इस तरह से एग्जाम में पूछते हैं। गोरगम्स का जिंजीवाइटिस, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, फेनोटाइन का साइड इफेक्ट होता है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्लोसाइटिस भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बीफी टंग भी इम्पोर्टेंट है इसमें क्लिनिकल फीचर में। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, पेशेंट के अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई है। और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस हो जाएंगे। कौन सा दोस्तों, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। और फंडिक ग्लैंड एट्रोफी देखने को मिलेगी। ये क्यों, क्योंकि जो फंडस में पैराइटल सेल है उसके अगेंस्ट क्या बन रही है, ऑटो एंटीबॉडी बन रही है। तो वहाँ की जो ग्लैंड है वह क्या बनेगी, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी अब। तो फंडिक ग्लैंड एट्रोफी देखने को मिलती है किसके अंदर, पर्नीशियस एनीमिया के अंदर। तो पर्नीशियस एनीमिया के मेन क्लिनिकल फीचर हैं, आपको याद रखना है, बीफी टंग, ग्लोसाइटिस, एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा उसके गैस्ट्रिक में, फंडिंग ग्लैंड एट्रोफी हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सीलिंग टेस्ट से दोस्तों आज से पिछले 5 से 10 सालों से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके प्रीवियस एग्जाम के जब मैंने पेपर को देखा, उसका सुपरविज़न किया,
तो मैंने पाया कि सीलिंग टेस्ट पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। सीलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो सीलिंग टेस्ट पर्नीशियस एनीमिया के लिए किया जाता है। और तो ऑप्शन में ये भी अगर रहे टू फाइंड द कोज ऑफ विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 का ये एब्जॉर्प्शन ही इफेक्ट हो रहा है इसमें पर्नीशियस एनीमिया में एंटीबॉडी बनने की वजह से। तो टू फाइंड द कोज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों हुआ है उसका कोज को पता करने के लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, कोज को पता करने के लिए। अब इसमें क्या किया जाता है ये देखिए, हम क्या करेंगे, पेशेंट को रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 देंगे। पेशेंट को हम ओरली रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 देंगे। यदि मोर देन 8% 24 आवर्स के अंदर एक्सक्रीशन करता है पेशेंट, विद इन 24 आवर्स के अंदर 8% से कम, लेस देन 8% यदि वो एक्सक्रीट करता है तो इट मीन्स उसके विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। क्लियर है। और यदि 8% से ज़्यादा एक्सक्रीशन करता है 24 घंटे के अंदर तो वह नॉर्मल है। ये क्राइटेरिया रखा गया है। और सीलिंग टेस्ट दोस्तों नाउ ए डेज नॉट यूज़, आज के दिनों में ये यूज़ नहीं किया जाता था, ये पहले यूज़ किया जाता था। बट क्वेश्चन तो देखो आज भी बनेगा इसके अंदर। विटामिन B12 डेफिशिएंसी यदि है, एक्सक्रिएशन इस रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 का लेस देन 8% है 24 घंटे के अंदर, तो उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। इसका मतलब ये होता है। और क्या क्या कोज हो सकते हैं, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, उसके एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हो, या फिर पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। अब इनको रूल आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम वापस से रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 देंगे, साथ के साथ उसको इंट्रिंसिक फैक्टर भी देंगे, ताकि ये पता कर सके हम कि ये माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ है विटामिन B12 डेफिशिएंसी या पर्नीशियस एनीमिया की वजह से। अब विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर यदि आपने दिया है, यदि एक्सक्रीशन इम्प्रूव होता है, मतलब ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है तो मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी है। और यदि एक्सक्रीशन सेम है, जितना था उतना का उतना ही है, इट मीन्स माल एब्जॉर्प्शन है। तो इस तरह से ये पर्नीशियस एनीमिया के लिए, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता था दोस्तों, जो कि अब नहीं किया जाता। बट आपके एग्ज़ाम में ये बर्निंग पॉइंट है, सीलिंग टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलिक एसिड, देखो विटामिन B9 को क्या बोलते हैं हम, फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके बी कॉम्प्लेक्स होते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसी तरह B9 है जो कि एक फोलिक एसिड है। तो फिर फोलिक एसिड दोस्तों यदि उसकी कमी हो जाती है, इनटेक कम कर रहा है, तो फोलिक एसिड एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसका क्या सोर्स है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए, हम पेशेंट को बताएंगे यदि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो स्पिनिच, पालक खाना चाहिए, ब्रोकली खाना चाहिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी होती हैं इनके अंदर भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड होता है, जो कि आपको एनीमिया से बचाएगा। नेक्स्ट है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कौन सी ऐसी साइट है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ से फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसका नाम है जेजुनम। कौन सा है, जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट होता है दोस्तों डुडेनम के बाद में, वह जेजुनम होता है, और जेजुनम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फोलिक एसिड का। और दोस्तों आयरन का कहाँ से बताया मैंने आपको, बताइए, डुडेनम। और विटामिन B12 का टर्मिनल इलियम। इस तरह से आगे चलते हैं कि सीन इन कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, दोस्तों जिनके फेनिटोइन थेरेपी, मतलब कहीं तो पर एंटी कन्वर्जेंट एजेंट जिनके चलते हैं, जो पेशेंट अल्कोहल पीते हैं, जिनके OCP चलती है, तो यहाँ लिख लीजिए आप, एल्कोहलिक जो होते हैं, OCP जो यूज़ करती हैं, OCP, ठीक है। और एंटी कन्वर्जेंट एजेंट जो लेते हैं, मतलब फेनिटोइन वगैरह हो गया एंटी कन्वर्जेंट एजेंट, उनके अंदर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। इन प्रेगनेंसी के समय भी फोलेट डेफिशिएंसी हो जाता है, तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं हम, फोलिक एसिड देते हैं 500 माइक्रोग्राम। कितना देते हैं दोस्तों, 500 माइक्रोग्राम। कंसीव करने से पहले ही अपन स्टार्ट कर देते हैं, 3 मंथ पहले ही स्टार्ट कर देते हैं फोलिक एसिड, ताकि बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। कौन सा डिफेक्ट दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये 2 तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, और भी डिफरेंट टाइप होते हैं, बट
आप सिस्टिका और ओकल्टा पढ़ते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर, सिस्टिका और ओकल्टा। सिस्टिका में क्या बनता है, एक सिस्ट बन जाता है पीछे, क्लियर है। सिस्ट में क्या होता है, उसके रप्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको प्रोन पोजीशन देते हैं। और ओकल्टा में क्या होते हैं, हेयर जैसे होते हैं, टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होता है पीछे, जो सेक्रम एरिया वहाँ पे बालों का गुच्छा बन जाता है, टफ्ट ऑफ हेयर उसे कहते हैं। तो एग्जाम में ये काफ़ी बार आपके आया हुआ है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, तो फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ड्रग होती है मिथोट्रेक्सेट। कौन सी, मिथोट्रेक्सेट, जिसको हम, ये एक एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग भी है, मतलब कैंसर में काम ली जाती है। और ये आपके जब ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है दोस्तों तब भी यूज़ ली जाती है मिथोट्रेक्सेट, क्लियर है। तो मिथोट्रेक्सेट क्या है, एक प्रकार की एंटी फोलेट ड्रग है, मतलब ये भी इस फोलिक एसिड के विरुद्ध काम करती है। इसी वजह से तो ये बच्चे को बनने नहीं दे रही है। और जो आपकी जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू नहीं होने देती, उसको वहीं स्टॉप कर देगी, ख़त्म कर देगी। इसलिए मिथोट्रेक्सेट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है ट्यूबल प्रेगनेंसी में, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जो कि एम्पुला पार्ट में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपके ये मुख्य पॉइंट है। और जिन जिन पेशेंट के, कैंसर वाले पेशेंटों के मेथोट्रेक्सेट चलती है, उनको आपको फोलिक एसिड भी देना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से फोलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है। जिस तरह से आप पढ़ते हैं आइसोनियाजिड के साथ कौन सा विटामिन देते हैं दोस्तों, आप एंटी ट्यूबरकल थेरेपी पढ़ते हैं ना, एटीटी देते हैं, जिसके अंदर आइसोनियाजिड, तो उसके साथ कौन सा दिया जाता है बताइए, पायरिडोक्सिन देते हैं आइसोनियाजिड के साथ में, विटामिन B6, क्लियर है। वो क्या किससे बचाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस से बचाता है। तो ये साथ ही आप ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। अब आगे अपन क्या करेंगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अपन ने 3 टाइप से पढ़ा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, क्लियर है। तो इनके रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन इन फ्यूचर कैसे आ सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले मिलेगा। और आप इस चैनल के माध्यम से एम्स, नोटसेट, PGI, जिपमर, RML, ESIC, निमांस, एनक्लेक्स और जितने भी CHO एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए 40-year-old मैन, एक 40 साल का मैन है विद हिस्ट्री ऑफ बाउल रिसेक्शन, मतलब आपने उसकी जो बाउल है उसको उड़ा दिया है, क्योंकि उसके क्या था, क्रोन्स डिजीज़ था। क्या था, क्रोन्स डिजीज़ था, डेवलप्स मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब उसके क्रोन डिजीज़ था और आप उसके क्या कर दिए हो दोस्तों, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। पेशेंट कहेगा मैं बीमारी किसी और के साथ आया था और आपने कुछ और बीमारी मुझे दे दी। तो विच ऑफ द विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म इज लाइकली टू बी अफेक्टेड इन दिस पेशेंट, मतलब विटामिन B12 का जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, तो उसमें आपने देखा होगा कि विटामिन B12 कहाँ से, कौन से रिसेप्टर से एब्जॉर्ब हो रहा था। ये वही पूछना चाह रहा है कि कौन सी चीज़ इफेक्ट हो रही है। तो विटामिन B12 कौन सा वाला इसमें इफेक्ट हो रहा है, क्यूबिलिन, हेपेटोकोरिन, ट्रांसकोबालेमिन या इंट्रिंसिक फैक्टर। या आप बाउल काटोगे, बाउल का मतलब होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से जगह पे एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12, टर्मिनल इलियम, और वहाँ पे क्या था, क्यूबिलिन रिसेप्टर। कौन सा था, क्यूबिलिन रिसेप्टर, उससे विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो बाउल रिसेक्शन होगा तो क्या कट होगा, क्यूबिलिन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स विद मेगलोब्लास्टिक एनीमिया वुड नॉट सस्पेक्ट विटामिन B12 डेफिशिएंसी एज ए कोज, मतलब इन चारों में से कौन से के अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है इनमें से एक कोज है जिसकी वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं होता है, ये आपको बताना है। बताइए,
कौन सी कंडीशन के अंदर विटामिन B12 नहीं होता है? देखो फिश पहला दिया हुआ है 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ फिश टेप वॉर्म इन्फेस्टेशन। फिश टेप वॉर्म की वजह से बिल्कुल होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, जिनके अंदर टेप वॉर्म, यदि वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर तो उस वजह से विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है। करेक्ट है ये। नेक्स्ट है ए 44 ईयर ओल्ड फीमेल हु अंडरवेंट गैस्ट्रेक्टोमी। बिल्कुल विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगा इसमें भी, क्योंकि आपने पैराइटल सेल काट दिए हैं। नेक्स्ट है 37 ईयर ओल्ड विद सीलियक डिजीज। बिल्कुल सही, सीलियक डिजीज में भी क्या हो जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 23 ईयर ओल्ड वुमेन ऑन फेनिटोइन थेरेपी। ये मैंने आपको किस में बताया था दोस्तों, फोलिक एसिड में बताया था कि फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है अच्छे से, जिनके अंदर क्या हो, फेनिटोइन चलती हो, एंटी कन्वर्जेंट चलती हो और अदर ड्रग चलती हो जैसे कि OCP चलती हो या फिर पेशेंट एल्कोहलिक हो। तो राइट आंसर इसका जाएगा, नोट पूछा है तो D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विटामिन B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कोजेज, कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की वजह से, कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है? क्या थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया? तो हमने बात की तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की वजह से क्या होता है दोस्तों, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। राइट आंसर C। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, कि पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? बताइए, पर्नीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी होता है? जल्दी आंसर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लेना है। राइट आंसर इज C। क्लियर है? यहाँ पहला आंसर लिखा है थियामिन। थियामिन किसके अंदर कमी देखने को मिलती है? जो एल्कोहल होते हैं, बेवड़े होते हैं, दारू पीते हैं, उनके अंदर कोर्साकोफ और वर्निक एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, एल्कोहलिज्म में, और एल्कोहलिज्म की आपको क्लास मिल जाएगी, अपने ही चैनल पे है, आप देख लीजिए एल्कोहलिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे, सीलिंग टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? सीलिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर, क्या विटामिन B12 के स्टोरेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए या एब्जॉर्प्शन के लिए? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए देखा जाता है, स्टोरेज, प्रोडक्शन, डाइजेशन। तो किस चीज़ को चेक करने के लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता है? देखो आपको फंसा दिया, आपको ये पता था सीलिंग टेस्ट विटामिन B12 के लिए करते हैं, तो बताओ प्रोडक्शन, डाइजेशन, स्टोरेज, एब्जॉर्प्शन। तो मैंने बताया था कि कोज ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या कारण है जिसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है? तो राइट आंसर इज D। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट केयर वुड द नर्स प्रोवाइड फॉर द पेशेंट अंडरगोइंग ए सीलिंग टेस्ट फॉर पर्नीशियस एनीमिया? भाई जिसके पर्नीशियस एनीमिया है और उसके सीलिंग टेस्ट होना है, तो नर्स उसको क्या केयर करवाएगी, प्रोवाइड करवाएगी, क्या बताएगी उसको? क्या उसको बेड रेस्ट करने के लिए बोलना है, क्या वाइटल साइन लेना है, या फिर 24 आवर यूरिन के लिए कलेक्शन के लिए बोलना है, या मेंटल प्रेशर ड्रेसिंग? देखो हमने ना तो बेड रेस्ट पढ़ा, ना वाइटल साइन, ना ये मेंटेन प्रेशर। हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन, एक चीज़ मैंने आपको बोली थी, यदि लेस देन 8% एक्सक्रीशन है 24 आवर के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको पता है एक्सक्रीशन किस में होगा, यूरिन में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? C। राइट आंसर इज C। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, विच फाइंडिंग इज परसिस्टेंट विद पर्नीशियस एनीमिया, कि पर्नीशियस एनीमिया वाले के साथ कौन सी कंडीशन परसिस्टेंट होगी, मतलब वो कंटिन्यू बनी रहती है उसके अंदर? तो पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? स्ट्रॉबेरी टंग, राइस वाटर स्टूल, बीफी रेड टंग या फिर हाइपोक्रोमिक RBC? कौन सी कंडीशन होती है दोस्तों पर्नीशियस एनीमिया में? हमने पढ़ा था क्लिनिकल फीचर में, जो मेन था वो कौन सा था? बीफी रेड टंग। तो राइट आंसर इज C। नेक्स्ट है राइस वाटर स्टूल किस में होता है दोस्तों? कोलेरा में, आप पढ़ते हैं अच्छे से, कोलेरा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, 20 ईयर ओल्ड फीमेल है, फैटिगेबिलिटी, उसको बहुत थकावट होती है, उसके अंदर पेलरनेस है, मतलब वो वाइटिस हो रखे हैं उसके एंड, प्रेजेंटेड टू द OPD में आई है आपके पास में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। द इमेज ऑफ हर हैंड, उसने अपने हाथों की ये फोटो दिखाई है,
देख पा रहे हैं आप इमेज में। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इस 20 साल की जो फीमेल है इसके हाथ देख के आप क्या बताओगे? आपको इसको ये नहीं बताना है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, ये सब नहीं बताना है आपको, ये बताना है कौन सी कंडीशन है। देखो हाथ देखो क्या पड़ रहे हैं, काले पड़ रहे हैं। इसके जो नकल्स है ना यहाँ पे, ये डोर्सल पार्ट है, ये डोर्सल पार्ट है। डोर्सल पार्ट पे देखो ब्लैक की स्पॉट्स हो गए हैं इसके यहाँ पे, फ्लेंजेस जो है यहाँ पे। तो ये किस में होता है? ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी में होता है। किस में होता है? विटामिन। ये हाइपर पिगमेंटेशन हो गया ना यहाँ पे इसके, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सब विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। जो हैंड के जो ये पार्ट होता है ना, डोर्सल पार्ट, यहाँ पे ब्लैकिश हो जाता है यहाँ पे। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर डायग्नोसिस विद रेस्पेक्ट टू द फाइंडिंग शोन इन द पेरिफेरल स्मीयर। पेरिफेरल जब स्मीयर आप चेक करोगे तो उसके अंदर ये किस चीज़ का डायग्नोसिस है? दोस्तों ये विटामिन जो B12 डेफिशिएंसी की क्लासेस हैं उसका ये क्वेश्चन है। तो आपको वो अच्छे से देख लेना है कि ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। इस तरह का जब पेरिफेरल स्मीयर करोगे तो कौन सी टाइप के प्रॉब्लम में देखने को मिलता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, हेरिडेटरी स्पेरोसिट्स, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। दोस्तों ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। इसमें देखो ये क्या है, मैक्रोओवलोसाइट्स है ये, और इसके अंदर नो पेलर, किसी भी प्रकार का पेलर नहीं है, बी से वाइटिस नहीं है, ये RBC सभी ज़्यादा हाइपरक्रोमिक है। ठीक है, MCH भी लेवल बढ़ा हुआ है, MCV लेवल भी बढ़ा हुआ है, और ये हाइपर सेगमेंटेड है। जो WBC है, ये वाली जो ब्लू वाली है, ये आपकी WBC है। इसमें बहुत ज़्यादा लोब्स बन गए हैं, मोर देन 5 लोब्स बन गए हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड नॉट एक्सपेक्ट टू सीन पेशेंट विद मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर कौन सा नहीं देखने को मिलेगा? नॉट एक्सपेक्ट टू सी पेशेंट विद मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। बताइए दोस्तों कौन सी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में? क्या रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होंगे? क्या बिलिरुबिन इंक्रीज होगा? क्या स्प्लिनोमेगली देखने को मिलेगा? क्या न्यूक्लिएटेड RBC प्रोजेनेटर होंगे? देखो रेटिकुलोसाइट आपके सामने लिखा हुआ है इंक्रीज, नहीं दोस्तों ये डिक्रीज होता है। हमने पढ़ा था रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। तो यही पूछा हुआ है कौन सी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर इज ए। देखो बिलिरुबिन होगा, आपको पता है ब्लड अच्छे से नहीं बन रहा, बिलिरुबिन होगा, स्प्लिन ज़्यादा काम करना पड़ेगा, स्प्लिनोमेगली हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड RBC प्रोजेनेटर होगा, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है एक्सेप्ट इसके, ये डिक्रीज होता है रेटिकुलोसाइट काउंट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, यू आर एग्जामिनिंग द पेरिफेरल स्मीयर। आप पेरिफेरल स्मीयर को एग्जामिन कर रहे हैं, पेशेंट विद एनीमिया वाला पेशेंट आपके सामने आया है, एंड सी द फॉलोइंग फाइंडिंग्स, और उसके आप ये फाइंडिंग्स चेक कर रहे हैं चारों की चारों। नेम द फाइंडिंग इट्स पैथोजेनेसिस। ये बताइए आप कि कौन सी ये फाइंडिंग है, ये जो फाइंडिंग है इसका क्या नाम है, ये बताइए। तो मैंने बताया था ये फिगर 8 इसके अंदर बन रही है। देखो ये फिगर 8 बन रहा है इस तरह, ये फिगर 8 बन रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये कौन सी रिंग मैंने आपको बताया था, मेगलोब्लास्टिक जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने आपको केबोट रिंग बताया था दोस्तों। कौन सा रिंग? केबोट रिंग, जो कि एरिथ्रोपोइसिस अच्छे से नहीं होता है, इस वजह से देखने को मिलता है। क्लियर है? केबोट रिंग फिगर 8 से। राइट आंसर इज सी। इसका राइट आंसर सी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कि इनमें से गलत बात कौन सी है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है रिगार्डिंग एंटीबॉडीज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया के रिगार्डिंग कौन सी फॉल्स है, ये आपको बताना है। टाइप फर्स्ट एंटीबॉडी आर फाउंड इन बोथ प्लाज्मा एंड गैस्ट्रिक जूस। टाइप सेकेंड एंटीबॉडी ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ विटामिन B12 टू इंटेंसिव फैक्टर।
ये भी सही है। देखो हमने बात की थी गैस्ट्रिक जूस और प्लाज्मा के अंदर टाइप 1 एंटीबॉडी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। टाइप 2 एंटीबॉडी ब्लॉक कर देगी विटामिन B12 को इंटेंसिव फैक्टर से, और टाइप 3 क्या करेगी, इंटेंसिव फैक्टर और विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगी, क्यूबिलियन जो इलियल के वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। ये हमने नहीं पढ़ा। टाइप 3 एंटीबॉडी आर अगेंस्ट हेप्टोकोरिन। हेप्टोकोरिन के अगेंस्ट हमने नहीं बताया दोस्तों आपको, हेप्टोकोरिन के अगेंस्ट नहीं बनती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनती है केवल इंट्रेंसिव फैक्टर के अगेंस्ट, एंटी पैरेटल सेल के अगेंस्ट, जहाँ से गैस्ट्रिक जूस ये सब बनता है, प्लाज्मा। ठीक है, तो ये सब ऊपर के 3 सही है, ये गलत है, फॉल्स। तो राइट आंसर इज 4th। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। ए पेशेंट है 52 ईयर ओल्ड मेल, वह एब्डोमिनल पेन नोजिया वोमिटिंग के साथ में आपके पास आया है। एक पेरिफेरल ब्लड स्मेयर आपने किया है, उसमें देखा आपने मैक्रोसाइट्स हैं, मतलब जो सेल की साइज है वो बढ़ी हुई है, मतलब MCV बढ़ा हुआ है उसका, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के अंदर 5 से ज़्यादा लोब्स हैं। एंड एंडोस्कोपी में क्या देखा आपने, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। क्या है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है। तो इसमें से बताओ पेशेंट की कौन सी कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो मैक्रोसाइट्स, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस दोस्तों किस में देखने को मिलता है ये, जी हाँ, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। राइट आंसर इज ए। फोलेट डेफिशिएंसी विटामिन B9 की कमी से होता है। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी B6 की कमी से होता है। आइसोनियाजिड के साथ हमें इसको देना होता है। पेरिफेरल न्यूराइटिस से प्रिवेंट करता है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी न्यूरल ट्यूब इफेक्ट से बचाता है, NTD। क्लियर है, NTD। ये आपके राजस्थान सीओचओ में ये एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए से इस तरह से आते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किससे बचाते हैं, फोलिक एसिड से। कितना देते हैं, ये 500 माइक्रोग्राम देते हैं, या लिख लीजिए 500 माइक्रोग्राम देते हैं। और नियासिन किससे, पेलिग्रा से बचाता है। नियासिन B3 जो होता है, विटामिन B3 क्या होता है, नियासिन होता है। क्लियर है। तो दोस्तों जो भी, ये राइट आंसर इसका ए है। जो तैयारी कर रहे हैं आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, थैंक यू। आप इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक माय फ्यूचर।